नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो सभी आपको बताए जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा पूछेगा कि नहीं पूछेगा इसकी गारंटी नहीं है, पर इससे आसपास के प्रश्न, इसके आसपास के जो बनने वाले प्रश्न हैं वो पूछा जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। अब अगर आप लगातार क्लास में बने रहते हैं तो ये सारे प्रश्न क्लास में ही आपको याद भी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास सबको अपना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पीछे जो हमारा क्लास है ये 26 नंबर का क्लास है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए। अगर आप इसे नहीं देखें तो जाकर के यूट्यूब चैनल पे देखिए जीएस बाय आकाश पे। और आज की क्लास में हम लोग 27 नंबर के क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा 27 नंबर का क्लास। आज की क्लास में हम लोग 27 नंबर के क्लास को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये देखिए 27 नंबर का क्लास है हमारा, और पहला प्रश्न आ चुका है जियोग्राफी से। पहला प्रश्न इंडियन जियोग्राफी से। तो इस क्लास में जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं सभी से प्रश्न लिए गए हैं, और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न, जो ट्रेंड में इस समय प्रश्न चल रहे हैं वो सभी प्रश्न है। तो देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सबसे बड़ी वाली जो सहायक नदी है गंगा की, वैसे तो बहुत सारी है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की वो यमुना, उसका नाम है, क्या नाम है? यमुना। और यमुना नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये यमुना नदी की लंबाई के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई, तो पूछ सकता है। तो 1375 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि इसकी उद्गम कहां से होती है, तो आपके ऑप्शन में बंदर पूछ मिलेगा, बंदर पूछ मिलेगा इसके उद्गम के बारे में। कहां से उद्गम होती है? बंदर पूछ। अगर बंदर पूछ नहीं रहा तो यमुनोत्री ग्लेशियर जरूर रहेगा आपके एग्जाम में। यमुनोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर हिमानी लिख के आएगा, उसे आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और गंगा की कुछ और यमुना की सहायक नदी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यमुना की कुछ सहायक नदी यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछता है कि यमुना किसकी सहायक नदी। बच्चों को नहीं पता रहता है तो गंगा की ये मार देते हैं। देखिए, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? चंबल है, यमुना की सहायक नदी चंबल है, बेतवा है, चंबल बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है। उसके अलावा सिंध भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो ये इसकी सहायक नदियों के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर आगरा की बात करें, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इतनी बातें इस प्रश्न से आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसका लंबाई 1375 किलोमीटर है, और बंदर पूछ या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदर, इससे इसका उद्गम होता है। और यमुना की बात करें, चंबल बेतवा सिंध केन, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं। चंबल बेतवा सिंध केन। और आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न आ चुका है, तो इस क्लास में आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन होगा। तो वर्ल्ड जियोग्राफी से क्या प्रश्न है कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसका क्या नाम है? प्रशांत महासागर। मेरियाना ट्रेंच कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर में। अब मेरियाना ट्रेंच हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पूछता है कि गहराई कितनी है, लंबाई तो होगा नहीं, इसकी पूछता है मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। कितनी है? 11,022 मीटर। अगर आपसे पूछे कि प्यूरिको गर्त कहाँ पे स्थित है, क्योंकि बहुत सारे महासागर हैं हमारे पास, महासागरों की गहराई पूछी जाती है, सबसे गहरा बिंदु पूछा जाता है। जैसे प्यूरिको गर्त आपसे पूछ ले कि किस महासागर का है, प्यूरिको गर्त आपसे पूछ ले, प्यूरिको गर्त अगर आपसे पूछे किस महासागर का है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक
महासागर की सबसे गहरी बिंदु है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सुंडा गर्त किस महासागर का है, सुंडा गर्त किस महासागर का है, तो सुंडा गर्त आप लोग ध्यान रखेंगे ये हिंद महासागर की सबसे गहरी बिंदु है, हिंद महासागर की सबसे गहरी बिंदु है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, एक एग्जाम में पूछा गया था कि यूरेशियन बेसिन किस महासागर में स्थित है, यूरेशियन बेसिन किस महासागर में स्थित है। तो यूरेशियन बेसिन के बारे में ध्यान रखेंगे, ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। किस महासागर में? आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अगर आपसे पूछे कि इसकी गहराई कितनी है, तो 1122 मीटर इसकी गहराई है। कितनी? 1122 मीटर इसकी गहराई है। प्यूरिको गर्त ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्यूरिको गर्त कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त की बात करें हिंद महासागर में स्थित है। अगर यूरेशियन बेसिन की बात करें तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। यूरेशियन बेसिन कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। देखिए रक्त को गुर्दे के कार्य के रूप में डायलिसिस को प्रयोग किया जाता है। गुर्दे के कार्य के रूप में डायलिसिस किसमें प्रयोग किया जाता है? गुर्दे के कार्य में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। और डायलिसिस क्या होता है? ये कृत्रिम तरीके से रक्त को शुद्ध करना, ये क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। कृत्रिम तरीके से क्या करना? रक्त को क्या करना? शुद्ध करना। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? ये प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब डायलिसिस की बात करें, अगर आपसे पूछे कि गुर्दा एक शब्द आया है, अगर आपसे पूछ ले कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, गुर्दे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई या फिर गुर्दे की इकाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायो का। तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक। इतनी बातें आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जैसे अगर आपसे पूछे कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, तो गुर्दे के कार्य में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। गुर्दा खराब हो जाता है या फिर वो रक्त को प्योरीफाई नहीं कर पाता है, तो इसके लिए डायलिसिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें कृत्रिम तरीके से रक्त को शुद्ध किया जाता है। कृत्रिम तरीके से रक्त को शुद्ध किया जाता है। दो प्रकार का होता है, एक हेमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। दो प्रकार का आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। और इस तरह से हम लोग पूरे क्लास को करने वाले हैं। और अगर पीडीएफ इसको चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? साइंस का प्रश्न है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग करते हैं सोनार का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का। और सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन सिस्टम। क्या होता है? साउंड नेविगेशन सिस्टम। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आप लोग नोट करेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जब सोनार के बारे में बात करेंगे, इसका प्रयोग हमेशा पानी में किया जाता है। किसका? इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग हमेशा पानी में। एक है, आप रडार का नाम सुनेंगे, रडार। रडार के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका पूर्ण रूप होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों बातें। तो और रडार का प्रयोग हमेशा हवा में करते हैं। किस में करते हैं इसका प्रयोग? हवा में करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग किस में करते हैं? हवा में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमेशा सोनार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सोनार जो है वो काम करता है पानी में। और इसका पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की रडार का प्रयोग रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसका प्रयोग हमेशा हवा में करते हैं। किस में करते हैं? हवा में करते हैं। ये
बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो तसम पुस्तक के लेखक आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तसम पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। देखिए पुस्तकों से संबंधित प्रश्न और लेखकों पुस्तकों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेट से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा लोक नृत्य कहाँ का है ये पूछा जाता है, कौन से व्यक्ति का संबंधित नारा क्या है और किस जगह पे कौन सी चीज़ें बड़ी हैं कौन सी चीज़ें छोटी हैं, ये सभी पूछा जाता है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद रखें। जैसे तसम पुस्तक के लेखक की बात करें तो भीष्म साहनी है, तो ये भीष्म साहनी को इसके लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए तसम पुस्तक के लिए इन्हें, अब देखिए इसी वजह से ये पुस्तक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए 1975 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि विदाउट फियर किसकी पुस्तक है? विदाउट फियर ये पुस्तक किसकी है? तो विदाउट फियर आप लोग ध्यान रखेंगे कुलदीप नायर की पुस्तक है। किसकी? कुलदीप नायर की पुस्तक है। इसके अलावा और एक दो पुस्तकों के बारे में बात कर लेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछे कि रिपब्लिक नामक पुस्तक किसकी है? रिपब्लिक नामक पुस्तक किसकी है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो की है। किसकी है? प्लेटो की रिपब्लिक नामक पुस्तक है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो तसम पुस्तक के लेखक के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, भीष्म साहनी है। तसम पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। इसके लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विदाउट द फियर ये कुलदीप नायर की पुस्तक है। विदाउट फियर ये कुलदीप नायर की पुस्तक है। रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो की है। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया की बात कर रहा है ना। अगर वहीं एशिया की पूछा होता, केवल एशिया कहा होता, तो आप लोग बताते गोबी मरुस्थल। कौन सा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल है, जो कि चीन और मंगोलिया की सीमा पे स्थित है। चीन एंड मंगोलिया की सीमा पे स्थित है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल अपने भारत का थार मरुस्थल हो जाएगा। थार मरुस्थल हो जाएगा। और थार मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। ये भारत के निम्न राज्यों में फैला हुआ है। राजस्थान में है। ये कहाँ पे इसका विस्तार है? इसका विस्तार भारत में है भी है और कुछ भागों में पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका विस्तार कहाँ पे है। विस्तार की बात करें, राजस्थान में ये फैला हुआ है और कुछ गुजरात के भाग में फैला हुआ है, गुजरात में, और सिंध प्रांत में भी ये फैला हुआ है। सिंध में, पाकिस्तान सिंध में भी ये फैला हुआ है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर वहीं आपसे पूछता कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये आप लोग बताते कौन सा? सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आटाकामा मरुस्थल अगर आपसे पूछ ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पे स्थित है? तो आटाकामा जो मरुस्थल है ये चिली में स्थित है। और चिली कहाँ की कंट्री है? तो ये दक्षिण अमेरिका की कंट्री है। कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की। और आप लोग अब चिली की राजधानी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके हमने आपको बताया है। तो देखिए दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो थार मरुस्थल हो जाएगा। लेकिन अगर एशिया का पूछता सबसे बड़ा मरुस्थल तो गोबी मरुस्थल हो जाता, जो कि चीन और मंगोलिया की सीमा के बीच में है। और थार मरुस्थल के विस्तार की बात करें, इसका विस्तार राजस्थान में भी है, गुजरात की कुछ साइड में है, सिंध में इसका विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछता तो सहारा मरुस्थल, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और आटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट भी है, तो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये प्रश्न था आपका वर्ल्ड जियोग्राफी का। ये प्रश्न आपका कहाँ का था? ये प्रश्न आपका वर्ल्ड जियोग्राफी का, तसम पुस्तक के लेखक। ये आपके थोड़े से स्टैटिक का प्रश्न था, स्टैटिक का। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका यूपी स्पेशल से प्रश्न है। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए है। तो ये यूपी स्पेशल की इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये दोनों ये प्रश्न 3 नंबर का और ये प्रश्न दोनों यूपी स्पेशल से है। दोनों यूपी स्पेशल से। देखिए जोगनी नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से अगर पूछे तो ये लखनऊ क्षेत्र में किया जाता है। लखनऊ
लखनऊ में किया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका खास बात क्या है, ये हमेशा रामनवमी पे किया जाता है। ये जो विशेष रूप से किसमें किया जाता है, राम नवमी पर, ये विशेष रूप से किसमें किया जाता है, रामनवमी पर्व पर किया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सौरा नृत्य कहाँ का है, सौरा एंड घोड़ा नृत्य कहाँ का है, सौरा और घोड़ा नृत्य ये कहाँ का है, तो ये बुंदेलखंड का आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कर्मा कहाँ का है, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है, या फिर सील नृत्य कहाँ का है, कर्मा और सील नृत्य ये कहाँ का है, सील नृत्य और कर्मा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे सोनभद्र में। सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, सोनभद्र और मिर्जापुर में ये फेमस है। कहाँ पे, मिर्जापुर में विशेष रूप से किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे घुरिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है, घुरिया नृत्य ये कहाँ पे किया जाता है, तो ये किया जाता है बुंदेलखंड में। कहाँ पे, ये भी बुंदेलखंड में किया जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे जोगनी नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये लखनऊ क्षेत्र का है जोगनी नृत्य। उसके बाद आपसे पूछे कि सौरा और घोड़ा नृत्य कहाँ का है, सौरा और घोड़ा नृत्य ये बुंदेलखंड का है। कहाँ का, बुंदेलखंड का। कर्मा और सील नृत्य ये सोनभद्र का, कर्मा और सील नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर का है। घुरिया जो नृत्य है ये बुंदेलखंड का, कहाँ का, बुंदेलखंड का। कर्मा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो हमने बताया ना, तो कर्मा आप लोग बताएंगे कि सोनभद्र का लोक नृत्य। कहाँ का, सोनभद्र का। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सोनभद्र के बारे में बात करें, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला अगर आपसे पूछे तो सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक, अगर सबसे उत्तरी जिला आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे एक झील बना हुआ है जो कृत्रिम झील है भारत की, और उसका क्या नाम है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर। और जो उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री थे उनके नाम पे ये बनाया गया है। और अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी पे बनाया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये रिहंद नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे बनाया गया है, रिहंद नदी पे। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में, सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में है, या फिर अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, सर्वाधिक वन या फिर सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे है, तो ये आपके सोनभद्र में है। कहाँ पे, सोनभद्र में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, कर्मा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो कर्मा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र का लोक नृत्य है। और एक यहाँ पे झील है सोनभद्र में जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पे बनाया गया, रिहंद नदी पे। सर्वाधिक जनजाति आप लोग से पूछेगा अगर किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, या फिर सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो सोनभद्र में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यूपी की उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो आपका कौन सा है, सोनभद्र है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर में पासवर्ड किससे सुरक्षा करता है, तो देखिए एक दो प्रश्न कंप्यूटर से भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये यूपी, ये आप लोग स्टैटिक का कंप्यूटर का प्रश्न है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर में पासवर्ड किससे सुरक्षा करता है, तो कंप्यूटर में जो पासवर्ड होता है इसी वजह से लोग लगाते हैं कि मेरे गैर मौजूदगी में कोई और ना इसे चला पाए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अनाधिकृत अभिगमन के लिए इसे लगाया जाता है कि मतलब बिना पूछे, बिना मतलब कि परमिशन लिए कोई उसको चला ना सके, इस वजह से इसको लगाया जाता है। अनाधिकृत अभिगमन से इसकी सुरक्षा करता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कंप्यूटर क्षेत्र के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने किया, ये तो आप लोग जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज की बात करें तो ये 1946 में हुई थी। कब, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में होती। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, तो कंप्यूटर क्षेत्र में जो महान क्रांति की बात करें वो 1960 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो
तो ये 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर में पासवर्ड किससे सुरक्षा करता है? तो ये अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। किससे? अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो 1946 में हुई थी। और कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति की बात करें 1960 में आई थी। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब हम लोग मनाते हैं? तो 2 दिसंबर के दिन मनाते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है। किसका? वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है। कह रहा है कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो काउंट बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। काउंट बिस्मार्क का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत ही फेमस है। तो काउंट बिस्मार्क क्यों फेमस है? इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब काउंट बिस्मार्क के बारे में और क्या चीजें ध्यान रखेंगे? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ये डेट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1871 में इसका एकीकरण हुआ था। अब बात कर लेते हैं हिटलर के बारे में। जानते होंगे जिसका संबंध कहां से है? जर्मनी से है। तो हिटलर के बारे में ध्यान रखेंगे। हिटलर ये जर्मनी का तानाशाह है। कौन? जर्मनी का तानाशाह की बात करें कौन है? तो ये हिटलर है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक थे आपके आधुनिक समाजवाद के जनक। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का रूर किसे कहा जाता है? विश्व का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? विश्व का रूर, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जर्मनी को कहा जाता है। जर्मनी को विश्व का रूर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो काउंट बिस्मार्क ने किया था जर्मन साम्राज्य की स्थापना। इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था 1871 में। जैसे भारत में जो प्रांतों का एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, उसी तरह से काउंट बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। उसके अलावा अगर बात करें, हिटलर जर्मनी एक तानाशाह था। हिटलर ने ही नेताजी को, मतलब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। और हिटलर बहुत ज्यादा फेमस था अपने समय में। और विश्व का रूर क्षेत्र कहां पे है? तो ये जर्मनी में स्थित है विश्व का रूर क्षेत्र। और राइन नदी के क्षेत्र को विश्व का रूर कहते हैं। किस नदी के? राइन नदी के क्षेत्र को विश्व का रूर कहते हैं। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। कन्फ्यूशियस कौन था? तो ये भी देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है। कन्फ्यूशियस, तो देखिए यहाँ पे जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं। अगर आप पढ़ाई में मन लगाते हैं, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जीएस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपको लास्ट तक में पढ़ेंगे आप, पूरी बहुत मजा आएगा। पूरा क्लास करने में बहुत मजा आएगा। देखिए कन्फ्यूशियस कौन था? तो ये एक चीनी दार्शनिक था। कौन था? चीनी दार्शनिक था। और भी हमारे पास कुछ दार्शनिक हैं जो कि एग्जाम में देकर के पूछ लेता है। जैसे सुकरात कौन था? सुकरात, तो ये यूनान का दार्शनिक था। कहां का? यूनान का दार्शनिक था। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सुकरात के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि अरस्तु कौन थे, तो अरस्तु कौन थे? तो ये आपके ग्रीक दार्शनिक थे। कहां के रहने वाले थे? ग्रीक दार्शनिक थे, मतलब ग्रीक के दार्शनिक थे। और उसके अलावा अगर प्लूटो के, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात थे। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चीनी दार्शनिक के बारे में आया था, तो एक चीनी यात्री आया था फायान। फायान ये कहाँ का यात्री था? तो सबसे पहले यही आप लोग ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री था। और किसके दरबार में आया था फायान? 1000 बार एग्जाम में पूछा गया। तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। और एक चीनी यात्री था जिसका नाम था वेनसोंग। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वेनसोंग के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वेनसोंग कहाँ का दार्शनिक था, कहाँ का यात्री था? ये चीन का था। और अगर आपसे पूछे कि ये किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में। और ये अपना अध्ययन कहाँ पे किया था? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी में अपना अध्ययन किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर के ये अपना अध्ययन किया था। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। कौन था? चीनी दार्शनिक। इसके अलावा फायान भी एक चीनी यात्री रहता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। वेनसोंग भी एक चीनी यात्री रहता है जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में ये आकर के अध्ययन किया था। और
अगला प्रश्न है सुकरात, ये यूनान का दार्शनिक था। अरस्तु जो कि ग्रीक दार्शनिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक रहने वाले। टेनिस में हार्ड कोर किसका बना होता है? तो हार्ड कोर जो होता है टेनिस में ये आपके बना होता है कंक्रीट से। किसका बना होता है? कंक्रीट से बना होता है। और उसके बाद अमेरिकन ओपन जो है आपका जिसे कहते हैं यूएस ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर पे हमेशा खेला जाता है। यूएस ओपन एंड ये ग्रैंड स्लैम है, यूएस ओपन और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किस पे खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर पे खेला जाता है। ये टेनिस का ग्रैंड स्लैम है जो कि हार्ड कोर पे खेला जाता है। हाँ, और फिर उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे कि फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, यानी कि मिट्टी पर खेला जाता है। किस पे? ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, मिट्टी पर खेला जाता है। और जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है जिसका नाम है विंबलडन ग्रैंड स्लैम, विंबलडन ओपन, ये अगर आपसे पूछा जाता है किस पे खेला जाता है? ये अगर आपसे पूछा जाए किस पे खेला जाता है तो ये खेला जाता है घास के मैदान पे। किस पे? घास पर खेला जाता है। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि टेनिस में हार्डकोर किसका बना होता है? तो ये कंक्रीट से बना होता है। किससे? कंक्रीट से बना होता है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये किस पे खेला जाता है? इसी हार्डकोर पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये मिट्टी पर बना होता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर बना होता है। और विंबलडन ओपन की बात करें तो ये घास पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? घास पे खेला जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कि किस उत्पाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है गन्ने का, और गन्ने में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं घोषित किया जाता है, बल्कि गन्ने के लिए एफआरपी घोषित किया जाता है। गन्ने के लिए क्या घोषित किया जाता है? गन्ने के लिए घोषित किया जाता है एफआरपी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एफआरपी गन्ने के लिए घोषित किया जाता है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? एफआरपी का पूर्ण रूप होता है उचित और लाभकारी मूल्य। उचित एंड लाभकारी मूल्य। और ये कब से घोषित किया जाता है गन्ने के लिए? तो ये 1966 से उचित और लाभकारी मूल्य पे जो है गन्ने बेचे जाते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एमएसपी की बात करें, एमएसपी की बात करें, एमएसपी और इसकी बात करें तो ये 23 फसल के लिए घोषित किया जाता है। कितने फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए ये घोषित किया जाता है। और इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण कब कौन करता है? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कृषि लागत एंड मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है। और कृषि लागत और मूल्य आयोग को ही क्या कहते हैं? CACP कहते हैं। क्या कहते हैं? CACP कहते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग को। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे किस उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता? तो देखिए सभी उत्पादों के लिए कुल 23 फसलों के लिए MSP जिसे क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो घोषित किया जाता है, MSP घोषित किया जाता है। लेकिन गन्ना के लिए नहीं घोषित किया जाता, क्योंकि गन्ने के लिए क्या घोषित किया जाता है? एफआरपी, जिसे क्या बोलते हैं? उचित एंड लाभकारी मूल्य बोलते हैं। 1966 से गन्ने के लिए एफआरपी घोषित किया जाता है। एमएसपी जो है ये 23 फसलों के लिए केवल घोषित किया जाता है, और इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। और भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? BCCI बोलते हैं। BCCI अगर आपसे पूछे कि इसके चयन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो BCCI के जो चयन समिति के अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजीत अगरकर। क्या नाम है? अजीत अगरकर इसका नाम है। अगर आपसे पूछे कि BCCI के हेड कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी BCCI के हेड है। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि BCCI के सचिव कौन है, BCCI के सचिव कौन है, तो जय शाह हैं, जय शाह BCCI के सचिव हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि BCCI के बारे में स्थापना कब हुआ था,
तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। आईसीसी की बात करें, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसकी स्थापना 1909 में। हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है? दुबई में। अगर आपको पूछे कि इसके हेड कौन है, तो ग्रेग बार्कले इसके हेड है। कौन है? ग्रेग बार्कले इसके हेड है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अजीत अगरकर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछो कि बीसीसीआई के हेड वर्तमान समय कौन है? रोजर बिन्नी है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। सचिव कौन है? जय शाह है। कौन है? जय शाह। आईसीसीआई की स्थापना 1909 में हुई थी और हेडक्वार्टर दुबई में है। और हेड कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, देखिए शुगर संस्थान की बात कर रहे हैं, चीनी संस्थान की बात कर रहा है। तो चाहे इंग्लिश में रहे चाहे हिंदी में रहे, संस्थान का जो मुख्यालय है वो सेम जगह पे ही रहेगा। तो चीनी संस्थान के बारे में अगर आपसे पूछे तो कानपुर में है। ठीक, कानपुर में। अगर आपसे पूछे कि दलहन संस्थान कहाँ पे स्थित है, दलहन संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो भी कानपुर में है। अगर आपसे पूछे कि औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, औषधि अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। अगर विश्व अनुसंधान पूछे तो भी लखनऊ में है। अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई थी, भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई थी? पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत में कहाँ खोली गई थी? तो ये खोली गई थी लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे खोली गई थी? तो ये कानपुर में खोली गई थी। कहाँ पे? कानपुर में है। और दलहन संस्थान कहाँ पे है? भारत में दलहन संस्थान कहाँ पे है? तो वो भी कानपुर में। अगर आपसे पूछे कि औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भारत में, तो लखनऊ में है। अगर पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली गई थी, तो लखनऊ में खोली गई थी। और ये प्रश्न आपका यूपी स्पेशल से था। और ये वाला प्रश्न जो है आपका भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के अध्यक्ष खेल से था। और ये जो प्रश्न है कि न्यूनतम मूल्य समर्थन, ये इकोनॉमी से प्रश्न था। तो इसमें जीएस के आप देख पा रहे होंगे सभी सब्जेक्ट का आपका रिवीजन हो जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां से पीडीएफ मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि पॉलिटी का है। प्रश्न कह रहा है कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक के बारे में बात करें तो ये अनुच्छेद नंबर 110 में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बजट किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। तो देखिए धन विधेयक के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो धन विधेयक के पेश करने की बात करें, उसकी कहानी देख लेते हैं। उसमें एक लोचा रहता है पेश करने पे। तो कैसे पेश किया जाता है धन विधेयक को? तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। धन विधेयक पे राष्ट्रपति की अनुमति, यानी कि इसको कहते हैं पूर्व अनुमति। यानी कि पहले राष्ट्रपति की क्या ली जाती है? अनुमति ली जाती है, पूर्व अनुमति ली जाती है। और इसको पेश हमेशा किस में करते हैं? तो ये पूछा जाता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा। इसको राज्यसभा में नहीं पेश करेंगे, लोकसभा में पेश करेंगे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये पूछा जाता है कि इसको जांच कौन करता है? मतलब पेश हो गया तो इसको जांच करने का काम किसका है? तो जो आपका धन विधेयक है इसको जांच करने का काम हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की जांच कौन करता है? ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा की जांच। अगर आपसे पूछे पेश कहाँ पे किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके अलावा फिर जाएगा यहाँ से, लोकसभा से पास होके जाएगा, उसके अलावा पास होकर राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में इसे 14 दिन तक मात्र रोक सकते हैं। कितने? मात्र 14 दिन तक रोक सकते हैं। उसके बाद इन्हें पास ही करना है। ठीक, तो ये थी आपकी कहानी जो आपका धन विधेयक था इसी संबंधित। देखिए धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये अनुच्छेद नंबर 110 में मिलता है। और धन विधेयक को पेश हमेशा कहाँ पे किया जाता है? हमेशा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, फिर इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसको जांच कौन करता है धन विधेयक की? तो लोकसभा अध्यक्ष इसका जांच करता है। और राज्यसभा में ये केवल 14 दिन तक रोका जा सकता है। इसके बाद इसे पास करके आगे बढ़ाना होगा। अगला प्रश्न आ चुका है साइंस से। इसके बाद वाला प्रश्न भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ओजोन दिवस के बारे में वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन, आप लोग एक तो सुने होंगे ट्रिक, ईट
पर नाच, ये ट्रिक तो आप लोग सुने होंगे। तो ई से हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन, ई से क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और टे से क्या हो जाता है थॉम्सन, कौन हो जाता है थॉम्सन। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पै से क्या हो जाता है प्रोटॉन, पै से क्या हो जाता है प्रोटॉन, और रे से क्या हो जाता है रदरफोर्ड, क्या हो जाता है रदरफोर्ड हो जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और न से क्या हो जाता है न्यूट्रॉन, न से क्या हो जाता है न्यूट्रॉन, और च से क्या हो जाता है चैडविक। तो ये सभी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए परमाणु के नाभिक में हम लोग चलते हैं, परमाणु के नाभिक में हम लोग चलते हैं। तो परमाणु के नाभिक में होता क्या है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दो चीज, परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर उसकी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि आइसोटोन किसे कहते हैं, आइसोटोन किसे कहते हैं, तो आइसोटोन उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहेगी, समान न्यूट्रॉन जिसमें रहेगा उसे आइसोटोन कहेंगे। अगर आपसे पूछे कि आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोप किसे कहते हैं, तो आइसोटोप किसे कहते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे आइसोटोप कहते हैं। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज कहाँ गया, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे थॉम्सन ने किया था, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटीन किसे कहते हैं, जिसमें समान न्यूट्रॉन होते हैं उसे आइसोटोन कहते हैं। आइसोटोप किसे कहते हैं, जिसमें समान प्रोटॉन होते हैं उसे आइसोटोप कहते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। और मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है, कनाडा में ये समझौता होता है। और ओजोन के बारे में बात करें, ओजोन के बारे में अगर आपसे पूछे कि ओजोन परत स्थित कहाँ पे है, तो ये समताप मंडल में, किस मंडल में, समताप मंडल में स्थित है। ठीक, ओजोन परत स्थित कहाँ पे, समताप मंडल में। इसे क्या कहते हैं, ओजोन परत को पर्यावरण की छतरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पर्यावरण की छतरी कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर हो गया है, ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ओजोन परत की छिद्र कहाँ पे हुई है, ये भी पूछा जाता है कि अंटार्कटिका के ऊपर हुई है, इसमें एक छिद्र हो गई है। और इसका पता किसने लगाया था, तो फोरमैन ने इसका पता लगाया था। किसने, फोरमैन ने। तो ये पूरी बातें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। स्थित कहाँ पे, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण की छतरी कहते हैं। और विश्व का छत किसे कहते हैं, तो वो पामीर के पठार को कहते हैं। मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह समझौता हुआ था। ओजोन परत में छिद्र है अंटार्कटिका के ऊपर, जिसका पता फोरमैन ने लगाया था। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल सदस्य कितने हैं, कितने न्यायाधीश हैं, ये अगर आपसे पूछ ले तो 15 न्यायाधीश है। कितने न्यायाधीश हैं, 15 न्यायाधीश हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा इसका मुख्यालय आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, यहाँ पे है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो कहाँ पे है, द हेग में है। कहाँ पे, द हेग में है। और द हेग आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, नीदरलैंड में। कहाँ पे, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, द हेग में। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक वहीं पे यूएन में सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद,
इसके सदस्यों के बारे में पूछा जाता है, इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें कुल 15 सदस्य हैं। कुल कितने 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य कैसे हैं, अस्थाई हैं, और 10 सदस्य ऐसे हैं जो अस्थाई हैं। और ये पूछा जाता है जो अस्थाई सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष के लिए होते हैं, उसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे यूएनओ के अंग वगैरह कितने, तो 6 अंग है टोटल, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 9 वर्ष होता है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, द हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में। और इसमें सदस्य कितने हैं, 15 सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद की बात करें, एक अलग ही टॉपिक है। सुरक्षा परिषद की बात करें, इसमें टोटल सदस्य कितने हैं, 15 हैं, और अस्थायी सदस्य 5 हैं जिनके पास वीटो पावर की शक्ति है। और अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10 हैं। कार्यकाल इनका 2 वर्ष का होता है। मिल्क क्या है, तो मिल्क क्या है, तो मिल्क एक जो है इसको क्या बोलते हैं, द्रव में द्रव का विलयन है। द्रव में द्रव का विलयन। अब ये क्यों बताया जा रहा है कि द्रव में द्रव का विलयन है, और ये साइंस से संबंधित प्रश्न है, और ये आपके स्टैटिक से प्रश्न था या फिर करंट से आप लोग कह सकते हैं। तो देखिए दूध में द्रव में द्रव का विलयन क्या कहलाता है, ये कहलाता है दूध। दूध क्या है, द्रव में द्रव का विलयन। और द्रव में द्रव का विलयन को कहा जाता है पायस। क्या कहा जाता है, पायस कहा जाता है, पायस। और पायस का कोई एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो द्रव में जो द्रव का विलयन होता है उसे पायस कहते हैं। पायस का विलयन जो है उसको क्या बोलते हैं, जैसे दूध हो गया, ये पायस का एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अगर ठोस में द्रव का विलयन है तो उसे क्या कहते हैं, तो अगर ठोस में द्रव का विलयन है उसे जल बोलते हैं, जल। जैसे पनीर क्या है, एक जल का एग्जाम्पल है, पनीर एक जल का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछे ठोस में द्रव का विलयन है, द्रव में ठोस का विलयन होता है, अगर द्रव में ठोस का विलयन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो द्रव में जो ठोस का विलयन होता है उसे बोलते हैं द्रव में ठोस का विलयन जो होता है उसे साल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साल। और साल का एग्जाम्पल जैसे रक्त हो गया, रक्त, ये द्रव में ठोस का विलयन होता है। तो इतना चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, साइंस ऐसे था। और द्रव में द्रव का विलयन क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। द्रव में द्रव का विलयन पायस कहलाता है। और ठोस में द्रव का विलयन अगर आपसे पूछे तो उसे जल कहते हैं, पनीर जल का एग्जाम्पल है। और द्रव में ठोस का विलयन क्या कहलाता है, साल कहलाता है। रक्त क्या है, साल है। अरब सागर में गिरने वाली कुछ नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती है। तो ये सभी नदियां कौन सी हैं, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ताप्ती नदी की बात करें, अगर आपसे पूछे कि इसका उद्गम कहां से हुआ है ताप्ती नदी, तो इस बैतूल जिला जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, यहाँ से उद्गम होता है। अगर वहीं पे इतने पे ही ना शांत हो तो आप लोग बताएंगे कि सतपुड़ा की श्रेणी से, कहाँ से, सतपुड़ा की श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आप अगर आपसे पूछे कि ताप्ती नदी का प्रवाह कहाँ पे होता है, तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ पे, इसका प्रवाह मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ये ताप्ती नदी की बात करें, ये अपना मुहाना कहाँ पे बनाती है, अभी ताप्ती नदी के बारे में बात हो रही है, तो मुहाना अपना ये अरब सागर में, नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां ही थी। हाँ, अरब सागर में सारी नदियां मुहाना बनाएंगी। अगला प्रश्न कि दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से जबरन बाहर कर दिया गया। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम है पीटर मरित्सबर्ग। आप लोग यहां पे नोट करेंगे पीटर मरित्सबर्ग। ये एक रेलवे स्टेशन था जहां पर गांधी जी को जबरदस्ती दक्षिण अफ्रीका में जब वो रह रहे थे तो जा रहे थे कहां से, डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे। डरबन एक स्थान था, डरबन से कहां जा रहे थे, विक्टोरिया जा रहे थे। और यहां पे रास्ते में नस्लीय भेदभाव के कारण
भेदभाव के कारण, यहाँ पे गोरे काले में भी बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी गोरे काले में दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे नस्ली भेदभाव के कारण इन्हें जबरदस्ती ट्रेन से क्या कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया था। ऐसा बोला जाता है कि धक्का देकर के बाहर निकाल दिया गया था डरबन से विक्टोरिया जाते समय। और एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, गांधी जी जब वहां पर दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो एक स्वराज आंदोलन चलाए थे। कौन सा आंदोलन? स्वराज आंदोलन। और ये गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह था, 1906 में चलाए थे, और ये चलाए थे दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह है। अगर आपसे पूछेगा कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है, तब आप लोग बताएंगे चंपारण सत्याग्रह। नहीं तो वैसे पूछेगा केवल पहला सत्याग्रह, तो 1906 का दक्षिण अफ्रीका में जो इसका सत्याग्रह था। ठीक, अगला प्रश्न कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से जबरन बाहर कर दिया गया था? तो पीटरमरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे गांधी जी को जबरन बाहर कर दिया गया था। और ये डरबन से उस समय विक्टोरिया जा रहे थे, डरबन से विक्टोरिया स्थान है यहाँ की, ये यात्रा कर रहे थे और उस दौरान इन्हें ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया नस्लीय भेदभाव के कारण। कारण क्या था? नस्लीय भेदभाव। अगला प्रश्न कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र अगर पूछे तो आप लोग बताएंगे धनबाद में। धनबाद कहाँ पे है? झारखंड में। और कोयले के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है धनबाद, झारखंड में। झारखंड में एक धनबाद और एक झरिया, ये दोनों कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और कुछ अनुसंधान केंद्र के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये कटक में है। कहाँ पे? कटक। कटक कहाँ पे है? अपना उड़ीसा में। कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछे कि धातु विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? धातु विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे? जमशेदपुर में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे कि नमक अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? नमक अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो ये भावनगर में। कहाँ पे? भावनगर में नमक अनुसंधान स्थित है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। धनबाद कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। ये कोयला के लिए फेमस है, कोयला के लिए झारखंड में धनबाद। और एक आपका झरिया, ये सभी कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? कटक में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में। धातु विज्ञान अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? जमशेदपुर में। और नमक अनुसंधान कहाँ पे है? भावनगर। भावनगर कहाँ पे है? गुजरात में। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से? तो पृथ्वी के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। और इसका अन्य नाम क्या है? इसे सांझ का तारा कहते हैं, इसे सांझ का तारा कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। ठीक, और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। और ये सबसे चमकीला तारा होता है, सबसे चमकीला तारा होता है। और ये सबसे गर्म तारा होता है, सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक, तारा नहीं ग्रह होता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका घूर्णन किस दिशा से और होता है, तो घूर्णन की बात करें, हाँ। और सौरमंडल में दो ग्रह हैं, एक तो आप लोग शुक्र को याद रखेंगे, शुक्र को, और एक आपको बुध को। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? शुक्र ग्रह है पृथ्वी के निकटतम तक ग्रह, जिसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह भी कौन है? शुक्र ग्रह है। ठीक, और शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। ठीक, ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किसी भी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ हुआ था? तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का जो गठन हुआ था केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कौन सी पार्टी थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। किसने किया था? तो एम एन राय ने किया था। कहाँ पे किया था? तो स्थापना 1925 में
कानपुर में किया था। कहाँ पे? कानपुर में। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए किसी भी राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। केरल में हुआ था 1957 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, स्थापना 1925 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, स्थापना 1925 में एम.एन. राय ने किया था, कानपुर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कहाँ है? तो देखिए ये भी यूपी स्पेशल से प्रश्न है और यूपी स्पेशल से प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर, लेकिन मोर से काम नहीं चलेगा। आप लोग इसका वैज्ञानिक नाम बताइए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वैज्ञानिक नाम बता दीजिए मोर का। तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है ग्रुस, मोर का वैज्ञानिक नाम है ग्रुस एंटीगोन, ग्रुस एंटीगोन है। और ये मोर अगर आपसे पूछ ले कि हमारा राजकीय पशु कौन है, अगर हमसे पूछे कि हमारा राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है। अगर आपसे पूछे कि राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश है। राजकीय पुष्प कौन सा? पलाश है। और ये 2011 से हमारा राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि हमारा राजकीय भाषा क्या है, हमारी राजकीय भाषा क्या है, तो 1957 से हमारी राजकीय भाषा है हिंदी, लेकिन 2 राजकीय भाषा है। और 1989 से हमारी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। क्या है? उर्दू। ठीक, ये दोनों हमारी राजकीय भाषा है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो मोर है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। वैज्ञानिक नाम है ग्रुस एंटीगोन। अगर आपसे पूछे कि राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। और पुष्प राजकीय क्या है? तो पलाश है। पलाश का फूल हमारा राजकीय पुष्प 2011 से बना। और भाषा क्या है? हिंदी। 1957 से हिंदी और 1989 से उर्दू, दोनों हमारी राजकीय भाषा है। लोसांग त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो लोसांग पूछ ले तो सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में। लेकिन पूछा जाता है कि ये फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है? तो लोसांग जो है ये जनजाति है, एक भूटिया जनजाति, जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, भूटिया एंड लेप्चा जनजाति। इन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि लोसांग की बात कर ले, अगर आपसे पूछे कि लोसार फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, लोसर फेस्टिवल या फिर लोसांग कहा जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख है। और कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे अरुणाचल प्रदेश में भी, अरुणाचल प्रदेश में। ज्यादा तो आप लोग लद्दाख में सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश में भी ये मनाया जाता है। क्यों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? क्योंकि ये मनाया जाता है लोसार फेस्टिवल मोनपा जनजाति के द्वारा, मोनपा जनजाति द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इस वजह से मोनपा जनजाति अब जहां जहां पे होंगे तहां ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो इसी वजह से आप लोग दोनों याद रखेंगे, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। आपको एग्जाम में जो भी मिलेगा लोसार आप लोग लगाएंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि खारची पूजा कहाँ पे मनाया जाता है, तो खारची पूजा ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पे? त्रिपुरा में खारची पूजा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे नवरोज फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, नवरोज त्योहार ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये पारसियों का त्योहार है, पारसी समुदाय के लोग इसे मनाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाए जाने वाला फेस्टिवल है। कहाँ पे? सिक्किम में। लोसर पूछ ले तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और मुनापा जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है, जबकि लोसर जो है ये भूटिया और लेप्चा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। खारची पूजा ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। नवरोज जो पारसी समुदाय का फेस्टिवल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? और ये भी प्रश्न आपका यूपी स्पेशल से। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को, चंदौली जिला को धान का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को पूछे तो इसे चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक, ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ उपनाम है कुछ जगह के, जैसे अगर आपसे पूछे कि संगम नगरी किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछ ले कि तीर्थ राज किसे कहते हैं, या फिर संगम नगरी किसे कहते हैं, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि कुंभ नगरी किसे कहते हैं, कुंभ नगरी किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है आपका प्रयागराज को। किसे? प्रयागराज को कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि श्रृंगी ऋषि मंदिर कहां पे स्थित है, श्रृंगी ऋषि
मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सिंगी ऋषि मंदिर जो है ये फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में स्थित है। और लोक नृत्य यहाँ का क्या है उत्तर प्रदेश का? अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का अगर लोक नृत्य पूछ ले कौन कौन सा है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। कजरी की बात, रामलीला, रासलीला, ये सभी रामलीला, रासलीला ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले को चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। सिंगी ऋषि मंदिर कहाँ पे है? तो सिंगी ऋषि मंदिर जो है उत्तर प्रदेश में ये आपके फर्रुखाबाद में स्थित है। कहाँ पे? फर्रुखाबाद में स्थित है सिंगी ऋषि मंदिर। और यूपी के लोक नृत्य जैसे कजरी हो गया, रामलीला हो गया, रासलीला, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय दिवस, जिसे क्षय दिवस का मतलब ये टीबी रोग के बारे में पूछा है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। लेकिन टीबी को आप लोग देखते होंगे, टीबी पे एक चैनल है 24 न्यूज का चैनल है 24x7। तो ये 24 से आप लोग ध्यान रखेंगे 24 मार्च। तो ये कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन मनाया जाता है टीबी दिवस। ठीक। अगर आपसे पूछ ले कहीं पे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण डे कब मनाया जाता है? ये 16 तारीख को मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। कब? 16 मार्च के दिन। अगर आपसे पूछे कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च के दिन विश्व वन दिवस 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और महिला दिवस जो है 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो देखिए ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे ओणम पूछे अगर, तो ये केरल में मनाया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर वहीं पे आपसे पूछ ले कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये आपका कहां पे मनाया जाता है? तो ये सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहां पे? लद्दाख में मनाया जाता है। और इसके अलावा लाई हरोबा ये त्रिपुरा का फेस्टिवल है। कहां पे मनाया जाता है? त्रिपुरा का फेस्टिवल है। मोआत्सु फेस्टिवल एक मनाया जाता है। मोआत्सु फेस्टिवल ये अगर आपसे पूछे कहां पे मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पे? नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये पूरी बातें यहाँ पे सारी प्रश्न आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओणम त्योहार किस राज्य का त्योहार है? तो केरल में मनाया जाता है। उसके अलावा पोंगल पूछे तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में। सिंधु दर्शन ये लद्दाख में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्रिपुरा में मनाया जाता है। और मोआत्सु फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था, अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी क्लास को शेयर करिए। धन्यवाद।